बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्पर्मेटोजेनेसिस हमने कल डिस्कस कर लिया था। तो गैमेटोजेनेसिस के टॉपिक में जो दूसरा स्टेप है वो है ओवोजेनेसिस। ठीक है, क्योंकि गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस है जिसमें स्पर्म प्रोडक्शन होती है, और दूसरा जो है वो ओवोजेनेसिस है जिसमें ओवम प्रोडक्शन होती है। वैसे अगर हम बाजार देखें तो कहा तो यही जाता है कि गैमेट प्रोडक्शन हो रहे हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यानी गैमेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बाजार तो यही है कि गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इसमें डिफरेंस है। तो ये आपका क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है, बताएं ये गैमेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है। तो ये जो कल हमने टेबल वहाँ पर लास्ट में डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ा था टेबल 19.1, उसको हम इंशाल्लाह दोबारा भी देखेंगे। तो पहले हम देख लेंगे ओवोजेनेसिस में क्या स्टेप होते हैं। देखें, स्पर्मेटोजेनेसिस में जस्ट स्पर्म प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पर ओवोजेनेसिस में ओवम प्रोड्यूस होता है। साथ साथ जो है वो ओवम के साथ साथ ओवम के अंदर बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी बिल्ट इन होती हैं, ताकि जो जाइगोट है उसको डेवलप होने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो उसके अंदर मौजूद हो। ठीक है जी। तो ये अगर आप देखें, द गैमीट formed by the oogenesis contain all material needed to contain all material needed to initiate एंड मेंटेन द मेटाबॉलिज्म एंड डेवलपमेंट। ये आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ओवोजेनेसिस के दौरान जब ओवम बनता है तो उसमें सिर्फ उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ ही नहीं होता, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं जो कि प्रॉपर उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, जो सेल के मेटाबॉलिज्म और जाइगोट की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। एक बात मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी, ये ओवम है, इसको आपने एग नहीं लिखना। ओवम और एग में डिफरेंस है। छोटी क्लासेस तक तो चल जाता है, लेकिन एमएससी में अगर आप ओवम की जगह पर एग लिखेंगे तो ये टेक्निकली बात गलत हो जाएगी। ओवम और एग में डिफरेंस है। एग जो होता है ये शेल्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं, तो ओवम जो है ये गैमेट है, तो इसमें हाफ क्रोमोसोम है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस में होता है। ठीक है ना, इट कंटेन हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड ओवोजेनेसिस बिल्ड, ये जो मैंने आपसे बात की थी, ये बिल्ड अप करता है बहुत सारी चीजों को, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम, मैसेंजर आरएनए, ऑर्गेनेलिस। अब इसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन से ऑर्गेनेलिस हैं और मेटाबॉलिक सब्सटेंस। तो आपके पास आ गया हैप्लॉइड न्यूक्लियस, एंजाइम्स और मैसेंजर आरएनए। तो स्पर्म्स जो हैं वो सिर्फ एक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, उसमें इतना इतना इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उसमें मौजूद नहीं होता। ठीक है, द मैकेनिज्म ऑफ ओवोजेनेसिस वेरी अमंग द स्पीशीज मोर देन द स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें जनाब दिस वेरिएशन शुडंट बी सरप्राइज। इसमें अगर हम देखें तो छोटी छोटी बातें इसमें आएंगी मजीद कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसे वो उसमें शफल हो रहा है। तो अभी हम चलते हैं पहले ओवोजेनेसिस के हिसाब से जी। इन दो स्पीशीज that produce a thousand of that produce अदरक that produce thousands of eggs. In those species that produce thousands of ova, the germ cells called oogonia. ठीक है, ये जो शुरू में ओवोजेनेसिस का प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें ये सेल्फ रिन्यूअल है, स्टेम सेल्स हैं। ये जो oogonia है ये भी कल की तरह स्टेम सेल्स हैं, जिस तरह हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था।
तो ये सेल्स डिवाइड होते रहते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ठीक हो गया। आगे जनाब हम देखें, ये इस पे बात होते हैं, ये बहुत अहम पॉइंट है कि ह्यूमन एम्ब्रियो में अगर हम देखें तो इसमें वहां पर क्या था, जेनेटल ब्रिजेस बने थे और जेनेटल वो जो सेक्स कॉर्ड्स हैं वो बने थे। यहाँ पर क्या होता है कि ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर बहुत एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात हो रही है। फीमेल जो एम्ब्रियो है उसमें क्या होता है, थाउजेंड्स और 100 ओवोगोनिया, यानी 1000 उससे ज्यादा ओवोगोनिया होते हैं जो कि बहुत तेजी से डिवाइड कर रहे होते हैं। और कितने जर्म सेल्स बनाते हैं, 7 मिलियन जर्म सेल्स। अच्छा, ये भी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत सारे जनाब गैमेट्स बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मेन सरप्राइजिंग बात वो ये कि एम्ब्रियो में ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड, जो फर्स्ट 7 मंथ हैं, उसमें वो गोनिया की प्रोडक्शन हो रही है। दोबारा मैं आपको इस बात पे रोक रहा हूँ कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस था उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हुआ कि उस प्रोसेस में जो एम्ब्रियो है उसमें कोई भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, उसमें जस्ट सेक्स रिलीज थे और उसके बाद सेक्स कार्ड्स वगैरह बन गए। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, जब फीमेल की बॉडी में आप देखें एम्ब्रियोनिक लाइफ में 7 मंथ तक जो है वो मिलियन ऑफ जर्म सेल्स बनते हैं। तो ये डिफरेंस है, ये आप इसमें देखें, ये आपको वो गेस्टेशन पीरियड दिखा रहा है बिफोर बर्थ। तो ये ग्राफ आपको ये क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ जर्म सेल, यानी जो ह्यूमन फीमेल एम्ब्रियो है पहले 7 महीनों में इसके अंदर 7 मिलियन जो है वो गोनिया बनते हैं और बाद में इनकी तादाद में डिक्लाइन आता है। ये ग्राफ आपको दिखा रहा है कि इसमें गैप आ जाता है, ये रुक जाता है प्रोसेस, उसके बाद ये वो गोनिया का मिकदार कम होती जाती है। या मैं अभी आपको बताता हूँ आफ्टर बर्थ। तो दोबारा मैं आपको इस पॉइंट पे रोक रहा हूँ कि ये बिफोर बर्थ ह्यूमन फीमेल में एम्ब्रियो जो होता है उसमें नंबर ऑफ गैमेट्स जो हैं वो बनते हैं, ये ओवोगोनिया बनता है, उसके बाद फिर ये स्टॉप हो जाता है। ये देखें, इसमें यूं समझिए कि इसमें जो ओवोगोनिया की प्रोडक्शन है ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, 7 मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ एंड द नंबर ऑफ जर्म सेल्स ड्रॉप, उसके बाद नंबर ऑफ जर्म सेल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। मोस्ट ओवोगोनिया डाई ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड द रिमेनिंग ओवोगोनिया एंटर इन फर्स्ट मायोटिक डिवीजन। फर्स्ट मायोटिक डिवीजन में वो एंटर हो जाते हैं और उसके नतीजे में क्या बन जाता है, प्राइमरी ओवोसाइट बन जाता है। और कल की तरह इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट मायोटिक प्रोफेज जो है वो इसका प्राइमरी ओवोसाइट पे चला जाता है और प्राइमरी ओवोसाइट पे ये मायोसिस आपने पढ़ी थी, सेल साइकिल में आपने पढ़ी होगी मायोसिस सेल बायोलॉजी में, कि मायोसिस में प्रोफेज 1 होती है, प्रोफेज 1 की फर्दर सब स्टेजेस होती हैं। ठीक है ना, पैकिटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन है जी। तो वो बच्चे यहाँ पर ये डिप्लोटीन स्टेज पर, प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज पर ह्यूमन फीमेल के अंदर मायासिस का प्रोसेस रुक जाता है। यूं समझें, जब वो बच्ची पैदा हो जाती है तो उसकी बॉडी के अंदर जितने भी गैमीट्स होते हैं, जितने भी ये जर्म सेल्स हैं, जर्म सेल कहना बेहतर होगा, जितने भी जर्म सेल्स हैं ये प्राइमरी oocyte की स्टेज में पहुंचे हुए होते हैं और ये रुके हुए होते हैं डिप्लोटीन स्टेज पर ऑफ फर्स्ट मायोसिस। ये स्टॉप हो जाती है मायोसिस यहाँ पर, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान मायोसिस रुकती नहीं है, oogenesis के दौरान मायोसिस रुकती है। कहाँ पर रुकेगी मायोसिस, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte बन जाएगा तो वो बच्ची जो है जब तक वो पबर्टी पे नहीं जाती, जब तक वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो जाती, उस वक्त तक उसकी बॉडी में जो जर्म सेल्स हैं उनमें ये मायोसिस जो है ये प्रोफेज 1 की डिप्लोटिंग स्टेज पर रुक जाएगी। बात क्लियर होगी जी, आगे चलते हैं। उसके बाद दे आर मेंटेन देयर अनटिल फीमेल मैच्योर, जब फीमेल पबर्टी पे नहीं पहुंचती यानी उसमें हार्मोनल सेक्रेशन नहीं होती, उस वक्त तक इसकी मायोसिस अरेस्ट रहेगी। ये आप वर्ड लिख सकते हैं,
कि oogenesis के दौरान मायोसिस अरेस्ट हो जाती है, रुक जाती है, गैमेटोजेनेसिस के दौरान मायोसिस रुकती नहीं। विद द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी, ये देखें जब बलूगत स्टार्ट होती है तो oocyte रिज्यूम द मायोसिस, ये रिज्यूम करती, मायोसिस को दोबारा स्टार्ट किया जाएगा। अब वो कल की तरह जिस तरह वहां पर वो फैक्टर आए थे, जब वो मेल मैच्योर होता है, जब उसकी पुबर्टी आती है तो हार्मोनल सिक्रीशन होती है। तो यहाँ भी मायोसिस को स्टार्ट करवाने के लिए क्या होगा, उसके अंदर मायोसिस को स्टार्ट करवाने के लिए, मायोसिस को स्टार्ट करवाने के लिए इसमें दोबारा जब फीमेल मैच्योर हो जाएगी आफ्टर द एज ऑफ 12 ईयर, तो उसमें हार्मोनल सिक्रीशन होना शुरू हो जाएगा। In the human female, the first part of meiosis in the embryo, ये लाइन आपने लिखनी है, ये in the human female, the first part of meiosis begins in the embryo and signal to resume meiosis not given until age of 12 years, ठीक है ना, तो वो रिज्यूम नहीं करता, ठीक है, यानी मायोसिस पहले एम्ब्रियो में आई, उसके बाद फिर वो जब पुबर्टी पे जाएगी तो फिर मायोसिस दोबारा स्टार्ट होगी और 50 साल तक फिर इसके अंदर वो चलती रहेगी जब तक मेनोपॉज नहीं हो। द प्राइमरी ओवोसाइट कंटिन्यूज टू डिवाइड। अब ये भी देखें ना, ये जो उसने फिगर में हमें वो ग्राफ में दिखाया था कि जब वो एम्ब्रियो था या थी तो उसमें क्या था कि मिलियन ऑफ ओवोसाइट प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो मैच्योर हुई है तो ओवोसाइट डेड हुए हैं, उनके डेड होने से अब उसके पास ओनली 400 मैच्योर ओवोसाइट रह गए, प्राइमरी ओवोसाइट। ठीक हो गया, ये मेन पॉइंट है। अच्छा जी, अब एक और इससे भी अहम पॉइंट वो ये है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है, ये उस ग्राफ पे मैं दोबारा लेके आपको चलो, ये जो ग्राफ में उसने बताया था हमें कि ये देखें, ये ओवोसाइट की मिकदार मैक्सिमम प्रोड्यूस हुई है, फिर ये डेड हुए हैं, डेड होने के बाद फिर ये, अब जब वो फीमेल की एज है, ये देखें ना, ईयर आफ्टर बर्थ, अब ये दोबारा रिज्यूम करेंगे ना यहाँ पर 12-13 साल के बाद, जब मायोसिस को दोबारा वो रिज्यूम करेगी, जब दोबारा स्टार्ट करेगी, उसके बाद फिर ये उसके अंदर ये नंबर ऑफ ओवोसाइट कम होते जा रहे हैं, 50 साल तक की एज वो आपको दिखा रहा है कम हो गई। तो ये कुछ फीमेल में 50 से पहले भी हो जाता है, तो ये उसने ऑन एवरेज बात लिखी है मेनोपॉज से पहले। ठीक हो गया जी, आगे देखें। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है। आप जानते हैं कि ओवोजेनेसिस के दौरान जब ओवम प्रोड्यूस होता है तो एक प्राइमरी ओवोसाइट से एक ही फंक्शनल या सेकेंडरी ओवोसाइट बनता है, बाकी पोलर बॉडी बनती है। ये आप एफएससी से पढ़ के आ रहे हैं। आज हम देखेंगे कि वो पोलर बॉडीज कैसे बनती हैं। पोलर बॉडीज डीजनरेटिंग बॉडीज होती हैं जो बाद में खत्म हो जाती हैं जी। oogenesis meiosis differ from spermatogenic meiosis by the metaphase plate। ये oogenesis का जो न्यूक्लियस है इसमें वो मेटाफेज प्लेट होती है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म दो बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं होता जी। ये देखें, when the primary oocyte divide its nucleus called germinal vesicle, ये न्यूक्लियस का नाम है, प्राइमरी oocyte के न्यूक्लियस का नाम है। ये टूटता है तो मेटाफेज प्लेट जो है, ये मेटाफेज स्पिंडल माइग्रेट टू द पेरिफेरी ऑफ दिस सेल। पेरिफेरी कहते हैं किनारे की तरफ हो जाता है, तो फिर एक सेल बड़ा हो जाता है जिसको सेकेंडरी oocyte कहते हैं और एक सेल छोटा जिसको पोलर बॉडी कहते हैं। एट टेलोफेज वन ऑफ द टू डॉटर सेल्स कंटेन हार्डली, देखें ना, वन ऑफ टू डॉटर सेल, दोनों में से एक के पास साइटोप्लाज्म जाएगा, दूसरे में नहीं जाएगा, ठीक है ना। while the other retain entire volume of cytoplasm, जिसके अंदर सारा साइटोप्लाज्म चला जाएगा वो सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, जिसके अंदर थोड़ा सा हिस्सा जाएगा वो पोलर बॉडी बन जाएगा, फर्स्ट पोलर बॉडी। दोबारा इसको सुन लें कि यहाँ पर क्या होता है कि मेटाफेज प्लेट होती है ओवम के न्यूक्लियस में, बल्कि प्राइमरी oocyte के न्यूक्लियस में। तो प्राइमरी oocyte का जो न्यूक्लियस है उसको जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। जब ये ब्रेक होता है तो मेटाफेज के जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो एक किनारे पे चले जाते हैं। जब ये किनारे पे चले जाते हैं तो एक जो आगे दो डॉटर सेल बनने हैं, एक सेल के अंदर सारा साइटोप्लाज्म चला जाता है, दूसरे में थोड़ा सा जाता है। जो सेल छोटा रह जाता है उसको पोलर बॉडी कहते हैं, जो बाद में डीजनरेट हो जाता है, और जो बड़ा होता है उसको हम सेकेंडरी oocyte।
अब यहाँ पर सेकेंडरी ओवोसाइट के अंदर सेकंड मायोसिस, ठीक है। सिमिलरली अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा, यहाँ भी अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस क्या था? ड्वीन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जब बच्चों उसमें एक में साइटोप्लाज्म ज्यादा हो जाएगा और दूसरे में साइटोप्लाज्म कम हो जाएगा, तो यहाँ भी एक पोलर बॉडी बनेगी। तो याद रखिएगा कि oogenesis के दौरान एक जर्म सेल से एक ही फंक्शनल सेकेंडरी ओवोसाइट बनता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 हैप्लॉइड फंक्शनल हेल्दी मैन के अंदर फंक्शनल हैप्लॉइड जो है वो स्पर्म बनते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये oogenesis की मायोसिस का पॉइंट आपको समझ आ गया कि मायोसिस हुई बच्चों, उसमें पहले वो गोनिया बना, वो गोनिया माइटोसिस से बनता है, ये याद रखनी बात आपने, इसीलिए उसने इसको स्टेम सेल्स कहा था। स्टेम सेल्स के ऊपर रुका हुआ है। स्टेम सेल्स वो होते हैं जो सेल्फ रिन्यूअल कर सकते हैं। वो गोनिया के जो सेल्स हैं, ये देखें ना, ये वो गोनिया के जो सेल्स हैं, ये जर्म सेल्स जो हैं, ये स्टेम सेल्स, ठीक है ना। तो इस वजह से ये फिर यानी पहले 7 मंथ में ये इसके अंदर में 7 मिलियन तक बन जाते हैं, इसके अंदर जर्म सेल बनते हैं। उसके बाद फिर इसका लेवल डाउन होता है, फिर इसकी मायोसिस स्टार्ट होती है, मायोसिस होती है। ये अब बॉडी में मायोसिस जो है प्राइमरी ओवोसाइट पे डिप्लोटीन स्टेज ऑफ फर्स्ट मायोसिस रुक जाती है, ठीक है, मायोसिस स्टॉप हो जाती है। जब मायोसिस दोबारा स्टार्ट होगी 12 साल की एज में या उसके बाद फिर वो प्राइमरी ओवोसाइट से सेकेंडरी ओवोसाइट बनना शुरू होगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी? अच्छा, मेन पॉइंट इसमें यही था। अब ये पार्थिनोजेनेसिस के हवाले से बात कर रहा है, इस पे हम बाद में आते हैं। पहले ये देखें, अब ये एक ओवम है, ये इसके अंदर ग्रीन बॉडीज है, ये वो मेटाफेज प्लेट्स हैं, मेटाफेज प्लेट, ठीक है ना। अनइक्वल सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे, एक इस तरफ चला जाएगा, दूसरा इस तरफ चला, एक सेल बड़ा बनेगा और एक सेल छोटा बनेगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम पे भी आते हैं, जो हमारा मेन पॉइंट है ना, उस पे हम चलते हैं। ये जो ब्लॉक्स हैं, ये आपने याद रखना है पॉइंट है। ये इस पे अभी हमने बात की है कि यहाँ पर ये जब वो 12 साल की एज में आ गई है, उसमें ये डिप्लोटीन स्टेज पे ये उसका न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ठीक है ना। मायोटिक अरेस्ट फर्स्ट मायोसिस प्रोफेज पर रखी हुई है। तो ह्यूमन फीमेल के अंदर 2 ब्लॉक्स हैं, एक ये डिप्लोटीन ब्लॉक है, डिप्लोटीन ब्लॉक, और दूसरा CSF ब्लॉक है, ये यानी इसका भी मेटाफेज ब्लॉक वो कहते हैं, ठीक है जी। तो ये 2 ब्लॉक्स हैं, एक फर्स्ट मायोसिस पे रुका हुआ है, एक सेकंड मायोसिस पे रुका हुआ है, ठीक है ना। ये पोलर बॉडी को आपको दिखा रहा है। ये भी हम देखेंगे कि वो किस तरह से वो ब्लॉक्स टूटते हैं, किस तरह से वो उसको वो रिज्यूम करती है, दोबारा उसके अंदर वो स्ट्रक्चर शामिल होती है, ठीक है। ये बहुत अहम पॉइंट है। बाकी फिर हम स्ट्रक्चर पे चले जाएंगे वापस, वो पढ़ लेंगे, उसका कोई नहीं मसला। जी, ये यहाँ से कहता है कि प्रोजेस्टेरोन इनेबल्स द, ये अब वो जब मेच्योर हो गई है, पुबर्टी पे आ गई है, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल आ गया। प्रोजेस्टेरोन इनेबल्स द एग टू ब्रेक इट्स डोरमेंसी। हाँ, ये भी एक वर्ड आप लिख सकते हैं, क्योंकि और ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि हाउ डज प्रोजेस्टेरोन, तो जो प्रोजेस्टेरोन है, जो प्रोजेस्टेरोन है, वो जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है, तो उसके अंदर हार्मोनल सेक्रेशन शुरू हो जाएगी। हार्मोनल सेक्रेशन के शुरू होने से फिर वो ओवम जो है, उसके अंदर मायोसिस दोबारा स्टार्ट होगी। तो वो कौन सा मैकेनिज्म है, तो यहाँ से हम देखते हैं जी। एंट्री इनटू द माइटोटिक phase of the cell cycle in both meiosis and mitosis is regulated by the माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर है, जिसको हम मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर भी कहते हैं, MPF। ये आपने सेल साइकिल पढ़ा यकीनन, तो उसमें वहाँ पे पढ़ा होगा। तो चूंकि यहाँ भी वो सेल साइकिल का एक पार्ट है मायोसिस, ये सेल साइकिल ही है ना, माइटोसिस और मायोसिस, तो ये रुके हुए हैं। तो ये MPF जो है, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर या माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर, ये जनाब स्टार्ट होंगे। MPF कंटेन द 2 सब यूनिट,
ये एक साइक्लाइन बी है और एक P34। ये जो दो प्रोटीन है, ये दो प्रोटीन मिलकर जो है वो मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर बनाते हैं। तो जो P34 प्रोटीन है ये साइक्लाइन डिपेंडेंट होती है, यानी ये इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। P34 उस वक्त एक्टिव होगा जब साइक्लाइन बी आ जाएगी। जी, the P34 protein is the cycline dependent kinase. Its activity depend upon the presence of cycline. यानी P34 को एक्टिव होने के लिए किस चीज की जरूरत है? साइक्लाइन की जरूरत है। So all the components of MPF is present in the amphibian. It generates through the progesterone. हाँ, प्रोजेस्टेरोन जो है वो इनएक्टिव मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर को एक्टिव कर देता है। ये देखें, इट जनरली थॉट, अब ये 100% कोई नहीं, लेकिन क्या था कि हमारा ख्याल ये है कि क्या हुआ, इट जनरली थॉट द प्रोजेस्टेरोन कन्वर्ट्स द प्री मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर इनटू एक्टिव प्रमोटिंग फैक्टर। यानी प्रोजेस्टेरोन आता है तो वो एमपीएफ को कन्वर्ट करता है। ये जरा आप अगर फिगर समझ लेना तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। ये प्रोजेस्टेरोन आया, कहाँ से आया? क्योंकि वो फीमेल सेक्सुअली मैच्योर हो गई है, तो उसकी बॉडी में जो हार्मोनल सेक्रेशन हो रही है प्रोजेस्टेरोन, तो ये प्रोटीन है सीमोस प्रोटीन। वो इसको लेता है, सीमोस प्रोटीन आकर साइक्लाइन को एक्टिव करती है। साइक्लाइन, ये साइक्लाइन P34 सर लगता है। अब जब क्योंकि इसमें ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ था, जब इस पे ये P34 ऐड हो जाता है तो ये जो इनएक्टिव मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर था ये एक्टिव हो जाता है और ये ब्लॉक टूट जाता है। इस ब्लॉक को तोड़ दिया जाता है, डिप्लोटिंग ब्लॉक, ठीक है ना। यानी डिप्लोटिंग ब्लॉक को, जो कि एमपीएफ के इनएक्टिव होने की वजह से, एमपीएफ के इनएक्टिव होने की वजह से बना हुआ था, जब मायोसिस अरेस्ट हुई थी, तो वो उस मायोसिस को ये ब्रेक करेगा। ये कौन सी मायोसिस की बात हो रही है? जब वो 12 साल की एज में आ गई। जी, अच्छा, उसके बाद फिर वापस, हाँ देखिए ना, मेडिएटर ऑफ प्रोजेस्टेरोन सिग्नल इज द सीमोस प्रोटीन। प्रोजेस्टेरोन रीइनिशिएट द मायोसिस, तो उसके अंदर पॉलीएडिनाइलेट यानी उसके अंदर फॉस्फोराइलेशन करवाता है, तो रीएक्टिवेशन ऑफ मायोसिस, ये रीएक्टिवेशन ऑफ मायोसिस करवा देगा। जी, सीमोस मैसेंजर आरएनए हैज अ स्टोर्ड साइटोप्लाज्म। ये तो फिर क्या होगा? फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी इसकी। हाँ, ये सीमोस हो गया। जो सीमोस जो है प्रोटीन, ये डिटेक्टेबल ओनली ड्यूरिंग द ओवोसाइट मैचुरेशन। जब ओवोसाइट मैच्योर होता है तो उसमें सीमोस बनना शुरू हो जाता है। जी, तो अब क्या होगा, ये सीमोस प्रोटीन जो है जी, इट प्लेज अ मेजर रोल इन द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम इट्स डोरमेंसी। डोरमेंसी कह रहे हैं जब वो उसकी वो अरेस्ट हुई हुई है स्टेज। सीमोस प्रोटीन एक्टिवेट द फॉस्फोराइलेशन, दैट इज P34। वो जो P34 था उसको उसने एक्टिव किया, P34 मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर को उसने एक्टिव किया। सो द एक्टिव मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर अलोज द जर्मिनल वेजिकल। ये क्या था जर्मिनल वेजिकल? जर्मिनल वेजिकल जो है ये, जर्मिनल वेजिकल जो है ये प्राइमरी ओवोसाइट का न्यूक्लियस है। ये ब्रेक होता है, उस वजह से क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं। इज द ट्रांसलेशन ऑफ सीमोस इज इनहिबिटेड। कहता है कि अगर हम इस सीमोस को इनएक्टिव कर देंगे तो फिर ये जो रीस्टार्ट ऑफ मायोसिस है ये नहीं होगा, डोंट अकर। ठीक है ना, ये लिखा। बात समझ आ गई आपको यहाँ तक? दोबारा आपको उस ये आप फिगर समझ लें तो आप समझे सारी बात इसमें क्लियर होगी। उसके बाद फिर आगे चलते हैं जी। The oocyte maintain maturation then encounter the second block। ये आपने और शोर ना करो। oocyte जब मैच्योर हो जाता है तो उसमें सेकंड ब्लॉक बनना शुरू होता है।
सेकंड ब्लॉक बनना शुरू आ जाता है। मैंने आपको जैसे फिगर में बताया कि दो ब्लॉक है, याद रखने हैं आपने, ठीक है। तो उस ब्लॉक को जो है वो कब होता है, दैट टेक अ क्रोमोसोम ओनली थ्रू द फर्स्ट meiosis, the oocyte is arrested again in the metaphase of the second meiosis division. The metaphase block is caused by the combined action of CMOS and साइक्लाइन डिपेंडेंट काइनेज 2, यानी ये दोनों जो हैं ये ब्लॉक क्रिएट करते हैं। these two proteins form together CSF block, साइटोसिस्टिक फैक्टर, यानी साइटोसिस्टिक प्रोटीन है जिसमें साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 2 है और सीमोस प्रोटीन है। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों जो है ये दूसरा ब्लॉक बनाते हैं जिसको हम CSF ब्लॉक भी कहते हैं, जो कि सेकंड ब्लॉक होता है। ये सेकंड ब्लॉक कब बनता है, ये उस वक्त तक फीमेल के ओवम में होता है जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं है, ठीक है ना। विच ब्लॉक द सेल एट मेटाफेज स्टेज, इट इज थॉट दैट हाँ CSF prevent the degradation of cycline. This block is broken by the fertilization. ये मैं आपको वापस लेके जा रहा हूँ उस तस्वीर पे कि ये ही आपने उस ओवम में लिखना है, ये मेन पॉइंट है। ये आपको दो ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, एक फर्स्ट ब्लॉक है एक सेकंड ब्लॉक है, एक फर्स्ट ब्लॉक है एक सेकंड ब्लॉक है। फर्स्ट ब्लॉक जो है वो कब हुआ, फर्स्ट ब्लॉक जो है ये एम्ब्रियोनिक लाइफ से लेकर 12 साल की एज में तक रहेगा। अब जब फीमेल में वो सेक्सुअली मैच्योरिटी आ जाएगी तो प्रोजेस्टेरोन आएगा, वो सीमोस प्रोटीन को होगा, सीमोस प्रोटीन जो है वो P34 को लेकर मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर को एक्टिव कर देगा, ठीक है। अब मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर जब एक्टिव हो जाएगा तो फर्स्ट मायोसिस होके यहाँ तक पहुँच जाएगी सेकंड मायोटिक प्रोफेज, यानी सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। लेकिन यहाँ भी ये ब्लॉक हो जाएगा, इसका मेटाफेज स्टेज पे आकर ये रुक जाएगा, साइटोसिस्टिक फैक्टर होगा जो सेकंड ब्लॉक बना देगा। ये अब फीमेल जब वो सेक्सुअली मैच्योर है उसके अंदर बनेगा, ये उस वक्त तक रहेगा जब तक फीमेल में, ये देखें ना, ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तब तक ये ब्लॉक टूटेगा नहीं, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तब तक ये ब्लॉक नहीं टूटेगा, जब ये फर्टिलाइजेशन होगी तो तब ये ब्लॉक टूटेगा, ठीक हो गया। तो ये उस वक्त ये यानी जब फीमेल की बॉडी में जब एक नॉर्मल यंग मैच्योर सेक्सुअली मैच्योर जो फीमेल है उसकी बॉडी में ये सेकंड ब्लॉक बना हुआ होता है कि जब स्पर्म उसमें एंटर होता है, फर्टिलाइजेशन होती है ओवम में, तो उसके बाद ये फिर सेकंड ब्लॉक होती है, ठीक हो गया। ये देखें इस फिगर को देखें, ये फर्टिलाइजेशन हो रही है, फर्टिलाइजेशन क्या कर रहा है, कैल्शियम फ्लक्स को लेके आ रहा है, कैल्शियम फ्लक्स को लेके आ रहा है, तो कैल्शियम फ्लक्स जो है वो आगे कैल्मोडिन प्रोटीन को लेके आ रहा है। ये जो कैल्मोडिन प्रोटीन है इसके आगे दो फैक्टर हैं, ये कैम PK22 और कैम 2, ये दोनों क्या करते हैं, ये साइटोसिस्टिक फैक्टर जो बना हुआ था इसको ये डिग्रेड कर देंगे, फिर ये ब्लॉक टूटेगा, जब ये ब्लॉक टूटेगा तो फिर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर उसके अंदर वो जाइगोट बनेगा। बात समझ आ गई, ये कैल्शियम आयन का रोल है इसमें, ये अब आपको वो यहाँ पर आगे बताएगा। ये देखें कैल्शियम आयन फ्लक्स, जैसे कैल्शियम आयन एंटर होगा अटेंडिंग द फर्टिलाइजेशन इनेबल द कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन कैल्मोडिन, ये कैल्मोडिन प्रोटीन एक्टिव होगी, ये कैल्मोडिन प्रोटीन जो है ये मजीद दो एंजाइम को एक्टिव करेगी, ठीक है ना। उन दो एंजाइम ने CSF को इनएक्टिवेट किया हुआ, उन एंजाइम के नाम क्या हैं, कैल्मोडिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज 2, कैल्मोडिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज 2 है, और उसके बाद इधर क्या है, which inactivates the CD कैल्मोडिन डिपेंडेंट CDK कैल्मोडिन डिपेंडेंट काइनेज 2 and CAM2 अब कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन, ठीक है ना, कैल्शियम, ये कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन, ठीक है जी, प्रोटीएज है दैट डिग्रेड द सीमोस, क्योंकि ये CSF किसका बना हुआ था, सीमोस का और साइक्लाइन डिपेंडेंट काइनेज, ठीक है। तो सीमोस टूटेगा
तो जिसकी वजह से विच प्रमोट द डिवीजन ऑफ इन द टू वेज। विदाउट साइटोसिस्टिक साइक्लाइन डिपेंडेंट डिग्रेड हो जाएगा और मायोसिस हो जाएगी। जब कैल्शियम डिपेंडेंट में क्या होगा, अलोज द सेंट्रियोल, ये डुप्लीकेट होंगे जिसकी वजह से मायोसिस हो जाएगी। ठीक हो गया। तो माय डियर, ये आपने दो ब्लॉक्स देख लिए, यही आपका इस पूरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट है। यही डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस का और oogenesis का। ठीक है ना। एक है डिप्लोटीन स्टेज, डिप्लोटीन ब्लॉक है जो कि तो हुआ 12 साल के, जो 12 साल के तक रहेगा, 12 साल के तक रहेगा। जो ब्रेक होगा 12 ईयर से, ठीक है, उससे ऑनवर्ड। उसके बाद फिर जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तब तक जो फीमेल की बॉडी में जो गैमेट्स बन रहे हैं वो मेटाफेज यानी CSF के स्टेज पे। फर्टिलाइजेशन होगी तो कैल्शियम आयन आएगा। कैल्शियम आयन कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन है, कैल्मेटिन। तो ये इसके दो हिस्से हैं, ये दोनों मिलकर CSF को डिग्रेड करेंगे। CSF किसका बना हुआ था? सीमोस का और काइनेज प्रोटीन का। वो सीमोस को तोड़ेंगे तो ये दूसरा ब्लॉक भी टूट जाएगा और फिर मायोसिस कंप्लीट होगा। तो आपका कॉन्सेप्ट बन गया कि oogenesis के दौरान मायोसिस दो स्टेजेस पर ब्रेक होती है। एक है मायोसिस 1, ठीक है ना, डिप्लोडिंग स्टेज पे, और दूसरी सेकंड मायोसिस, यानी एक प्रोफेज पे रुक रही है जी। फर्स्ट मायोसिस के प्रोफेज पे, सेकंड मायोसिस के मेटाफेज पे रुकती है। ये दो स्टेजेस पर मायोसिस रुकती है। प्रोफेज 1 के फर्स्ट फेज पे, सेकंड फेज पे, सेकंड फेज पे जो है ये सेकंड मायोसिस पे रुकेगी प्रोफेज। ठीक हो गया जी। यहाँ तक बच्चों आपने देख लिया, यही आपका मेजर कॉन्सेप्ट था। बाकी हम बातें ऊपर से डिस्कस कर लेते हैं। ये जो शुरू में एक बात हमने की थी, पढ़े हमने भी तक बेसिकली दो पैराग्राफ ही हैं, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है, पहले आप ये जनरल बात लिखेंगे, ये बताएंगे, उसके बाद फिर आप सीधा उस पैराग्राफ पे चले जाएंगे जो मैंने आपको समझाया। ठीक है कि ये जनाब इस पे फेज पे रुक गया, पोलर बॉडी कैसे बन गई, ये आपको बात क्लियर होगी। सही हो गया। आगे जनाब जनरल बातें इसमें शामिल हो गई हैं। जनरल बातों में अगर हम देखें तो अब आ गया पार्थिनोजेनेसिस पे। कहते हैं कि कुछ स्पीशीज में, एनिमल की कुछ स्पीशीज में ऐसा होता है कि मायोसिस जो है इज जनरली ग्रेटली मॉडिफाइड सच दैट रिजल्ट इन द गैमीट्स इज डिप्लॉयड। यानी ओवम में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ नहीं होते। ठीक है, ओवम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होते। ठीक है, तो नीड नॉट टू बी फर्टिलाइज, तो फिर ऐसा जो एग होता है वो फर्टिलाइज नहीं होता है, जिसको हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। सही हो गया जी। इसके अलावा अगर हम मजीद इसमें पॉइंट्स देखें जी, कि भाई इसमें ऑर्गेनेलिज होते हैं, एंजाइम्स हैं, प्रीकर्सर ऑफ डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन सिंथेसिस है, मैसेंजर आरएनए है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, मॉर्फोजेनेटिक फैक्टर्स हैं। ये बहुत सारे जनाब इसमें चीजें होती हैं ओवन के अंदर। अच्छा, अब जनाब हम जब देखते हैं कि ओवम जब मैच्योर होता है जी, ये देखें ना, ये ओवम के अंदर जो चीजें स्टोर है, माइटोकॉन्ड्रिया तो आप देखें, ये एंजाइम्स है, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, राइबोसोम्स, टीआरएनए, हिस्टोन, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, ट्राइफॉस्फेट, ये नाइट्रोजनस बेसिस के सब यूनिट। ठीक है ना, तो ये ओवम के अंदर सारी चीजें मौजूद होती है। अब जब ओवम मैच्योर होता है, फ्रॉग का एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, तो इसका ओवम का साइज कैसे बढ़ता है। अब जाहिर बात है इसमें योग डिपॉजिट होती है, वाइटालोजेनेसिस वगैरह होते हैं। इन द फ्रॉग oogenesis takes 3 years. During the first 2 years, oocyte increase in size very gradually, very बहुत बड़े और छोटे होते हैं। जबकि तीसरे साल में उनके अंदर योग डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, रैपिड एक्यूमुलेशन ऑफ योग होती है।
जब रैपिड एक्यूमुलेशन ऑफ यॉक होती है तो जाहिर बात है फिर उसका एग का साइज बढ़ेगा, कॉज द एग टू स्वेल and it's characteristically large in size. Egg mature in yearly batches. The first cohort यानी पहलों में क्या होता है, उसके बाद ये मेटामॉर्फोसिस के अंदर होता है। तो अब हम ये पॉइंट्स हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके आ सकते हैं कि जब ओवम मैच्योर होता है उसके अंदर वाइटेलोजेनेसिस जी वाइटेलोजेन का जमा होना, एक्यूमुलेशन ऑफ यॉक। अब यॉक क्या है, यॉक प्रोटीन है, क्यों होती है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। When egg reach the diplotin stage, जब एग डिप्लोटिन स्टेज पे पहुंचता है मायासिस के, उस वक्त उसके अंदर योग डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। योग इज नॉट अ सिंगल सब्सटेंस, बल्कि योग जो है इसके अंदर मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ एम्ब्रियोनिक न्यूट्रिएंट्स। मैंने आपको बताया ना कि योग का फंक्शन क्या है, कि योग जो होती है ये डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए सोर्स ऑफ फूड है। मेजर योग कंपोनेंट इज द 470 किलो डेका प्रोटीन कॉल्ड वाइटेलोजेनिन, ठीक है ना। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन वाइटेलोजेनेसिस पे भी आ सकता है। और व्हाट इज वाइटेलोजेनिन, तो ये वो प्रोटीन है जो उसके अंदर होती है। इट इज नॉट मेड इन द फ्रॉग ओवोसाइट, तो ये और भी बॉडी में होती है, ये ओवोसाइट में नहीं बनती बल्कि ये लेबर में सिंथेसाइज होती है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ये थ्रू ब्लड वेसल वहां पहुंचती है। ये आपका एमसीक्यू भी आ सकता है, ठीक हो गया जी। वाइटेलोजेनेसिस का आपको पता चल गया कि ओवम का साइज इंक्रीज हुआ। उसके बाद हाँ, कंप्लीशन ऑफ द एम्फीबियन प्रोजेस्टेरोन एंड फर्टिलाइजेशन वो हमने पढ़ लिया। वैसे एम्फीबियन प्राइमरी ओवोसाइट कैन रिमेन इन द डिप्लोटिन स्टेज फॉर द ईयर। दिस स्टेट रिजेंबल अ G2 phase of mitosis. The resumption of meiosis in the amphibian require the progesterone। ये अगर ये सवाल आ जाएगा तो आपने वही सारे पॉइंट्स लिखने हैं उसमें, ठीक है, जो हमने वहां लिखे रीस्टोर करने में रिजम्पशन में जी। विद इन 6 आवर ऑफ प्रोजेस्टेरोन, हाँ जी, जर्मिनल वेजिकल ब्रेकडाउन हो जाता है। ये बाकी सारे पॉइंट्स वही हैं जो हमने डिस्कस कर लिए। ये मेन पॉइंट आप पढ़ लें। ये प्री वाइटेलोजेनेसिस है, ये फ्रॉग के पहले 2 साल हैं जिसमें फ्रॉग का साइज, ओवम का साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये उसके अंदर ये वाइटेलोजेनेसिस हो रही है, योग डिपॉजिट हो रही है, योग डिपॉजिट हो रही है। और ये योग जो है ये देखें ना, ये फ्रॉग के 3 साल उसने दिखाए। पहले साल में ये उसके वो ओवम बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ग्रोथ ऑफ oocyte इन फ्रॉग, ये oocyte है। पहले पहले फेज में ये यहाँ पर पहुंचा पहले साल में, फिर ये दूसरे साल में, तो तीसरे साल में उसके अंदर वाइटेलोजेनेसिस होना शुरू हुई। वाइटेलोजेनेसिस का मतलब है ओवम के अंदर योग का जमा होना। योग कहाँ पर बनती है, योग लेबर में बनती है, और लेबर में बनने के बाद ये योग जो है थ्रू ब्लड वेसल ट्रेवल करती है, और ट्रेवल करती हुई ये वहां पर पहुंच जाती है उधर गैमेट के अंदर पहुंच जाती है, ठीक है जी। तो ये जनाब आपका यहाँ तक ये सारा बनता है, ये सारा स्ट्रक्चर बनता है। ज्यादा ठंडा ना हो जाए वो ना हो जाए। मम्मी बोल मैं तो पता है काम करूँ, मेरी बात सुन ना। ठीक हो गया। तो आपने वो जेनेसिस का प्रोसेस देख लिया। अब हम उसका जो वो स्टेज कंपैरिजन था, द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, वो हम इसमें देख लेते हैं। जी ये जो है ना क्वेश्चन काफी दफा जनाब आया है
कि किस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का लेवल जनाब ये मॉनिटर होता है जी। तो इसमें आप देखें कि ये कहते हैं कि मायासिस इनिशिएट वंस इन द फिनिट पॉपुलेशन, बड़ी तादाद में वो शुरू होती है, वंस एक दफ़ा शुरू हो जाती है, लेकिन वन गैमीट प्रोड्यूस पर मायासिस। इधर देखें 4 गैमीट बन रहे हैं, 4 गैमीट इसमें बनते हैं, इसमें 1 गैमीट बनता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बाकी 3 पोलर बॉडीज बन रही हैं। क्या बन रही हैं? पोलर बॉडीज बन रही हैं। मायासिस इनिशिएटेड हो जाता है फिनट नंबर में, और ये इसमें मायासिस रुकती है। ये देखें ना, कंप्लीशन ऑफ मायासिस इज डिलेड फॉर द मंथ्स एंड ईयर्स। ये देखें ना, मंथ और ईयर तक इसकी मायासिस रुकती है। इसमें आप देखें कि मायासिस जो है ये रुकती नहीं है, कॉन्टिन्यूस है ये। इसमें हमने कैसे देखा था कि मायासिस रुकती है? मायासिस 2 स्टेज पे रुकती है। प्रोफेज 1 के में रुकी है डिप्लोटीन स्टेज पर, और दूसरे में प्रोफेज जो मायासिस 2 है उसकी ये मेटाफेज स्टेज पर जाकर रुकी है। ठीक हो गया। तो मायासिस अरेस्टेड एट द फर्स्ट, ये आगे लिख दिया उसने, एट फर्स्ट मायोटिक प्रोफेज एंड री इनिशिएट इन द स्मॉलर पॉपुलेशन। जब शुरू हुई थी तो फिर नंबर था, बहुत ज़्यादा तादाद थी, और बाद में ये तादाद कम हो गई। क्यों कम हुई है ये तादाद? क्योंकि इसमें डिक्लाइन आता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ के बाद इसमें डिक्लाइन आता है, वो जो हमने ग्राफ में देखा। तो इसमें मायासिस जो है ना विदाउट अरेस्ट चलती है। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमीट्स होता है while the diploid in the first meiotic prophase। इसमें वो फर्स्ट meiotic prophase में डिप्लॉइड ही रहता है। इसमें क्या होता है? हैप्लॉइड आफ्टर द meiosis ends, all chromosome exhibit equivalent transcription and recombination, sex chromosome exclude from the recombination and transcription। इसमें सेक्स क्रोमोसोम में नहीं होती, इसमें फिर ऑटोसोम में होती है, उसके फिर बाकी जो रिकॉम्बिनेशन है वो सारी मैटरनल होती है। ठीक है, तो यहाँ तक ये स्टूडेंट आपका ये सवाल भी आ जाता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का डिफरेंस करें। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का जब आप डिफरेंस करते हैं तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपके जो सिलेबस है उसमें 3 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, स्पर्मेटोजेनेसिस हमने सारा पढ़ लिया है, oogenesis को भी हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हम इसको मजीद स्ट्रक्चर ऑफ ओवम को भी लेके चलेंगे। ठीक है जी, तो इसको सम अप करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है कि oogenesis में सिर्फ ओवम ही नहीं बनता, बल्कि उसके ओवम के अंदर बहुत सारी चीज़ें बिल्ट इन होती हैं जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है ना, जो अगर डेवलपमेंट होनी है, जो मेटाबॉलिज्म होता है उसका, उसके लिए ये चीज़ों का ज़रूरी है। उसमें ये RNA, एंजाइम्स और ऑर्गेनेलिस का होना ज़रूरी है। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये उसने जनरल बातें बताई हैं कि बाकी स्पीशीज में भी ये चलता है प्रोसेस oogenesis का। जो oogenesis की मायासिस है वो शुरू कहाँ पर होती है? पहले एम्ब्रियोनिक लाइफ में वो oogonia उसका बनता है, 7 मिलियन तक जर्म सेल्स बन जाते हैं। उसके बाद ये प्रोफेज 1 पर आकर रुक जाती है, और बहुत जल्दी इसके जो सेल्स होते हैं उनमें डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, प्राइमरी oocyte स्टेज पे आकर ये रुक जाती है। जब फीमेल मैच्योर हो जाती है 12 ईयर की एज में, तो वो रीस्टोर करते हैं, मायासिस रीस्टोर हो जाती है। कैसे रीस्टोर होती है वो हमने नीचे ब्लॉक्स डिस्कस कर लिए, पहला ब्लॉक और दूसरा ब्लॉक। फिर मायासिस तो 400 मैच्योर ओवम बनते हैं एक फीमेल। ठीक है ना, जर्मिनल वेजिकल्स वगैरह बनते हैं, जर्मिनल वेजिकल्स वगैरह बनते हैं। तो जर्मिनल वेजिकल क्या था? ओवम का न्यूक्लियस था, वो ब्रेक होता है तो मेटाफेज प्लेट आ जाती है, जिसकी वजह से वो पोलर न्यूक्लियस में पोलर बॉडीज बनती हैं। ठीक है ना, तो पोलर बॉडीज क्यों क्यों बनती हैं कि साइटोप्लाज्म सारा एक तरफ हो जाता है, दूसरा साइटोप्लाज्म एक साइड पे रह जाता है, तो छोटी बॉडी होती है वो बाद में डीजनरेट हो जाती है। तो ये छोटी सी पार्थेनोजेनेसिस की डेफिनेशन थी, आपने खुद पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई नहीं खास बात डिस्कस करने वाली। ये जो मैचुरेशन ऑफ oocyte इन फ्रॉग है, बेसिकली उसमें सारी बातें उसने डिस्कस उसी में की है। ठीक है ना, तो लेकिन ये हमने ह्यूमन के केस में यही देखना है। ये मैं आपको बार बार इस पर रोक रहा हूँ, यही आपका इस oogenesis का ये कॉन्सेप्ट है
इसको आप 3 टाइम्स ड्रॉ करें, अपने आंसर में इसको मार्कर के साथ हाईलाइट करें कि क्या क्या इसके मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, ब्लॉक्स बताएं, मेटाफेज ब्लॉक का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, डिप्लोडिंग ब्लॉक का नाम लिखा हुआ है, ये कब बनता है, ये मेन पॉइंट है कि पहली मायासिस आपकी रुक रही है प्रोफेज 1 पे, ठीक है, फर्स्ट मायासिस, और दूसरी मायासिस रुक रही है मेटाफेज पे, ठीक है, इसलिए इसको मेटाफेज ब्लॉक कहते हैं। और उस ब्लॉक के अंदर दो चीज़ें शामिल हैं, उसको CSF ब्लॉक कहते हैं, साइटोसिस्टिक फैक्टर। जो साइटोसिस्टिक फैक्टर्स हैं वो इस ब्लॉक को बनाते हैं। तो फिर इनको तोड़ने के लिए कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं ये आपने इसमें लिखना है। फर्टिलाइजेशन पॉइंट्स, फर्टिलाइजेशन के लिए कैल्शियम चाहिए। ये जो मिनरल्स होते हैं ना, मिनरल्स हमारी बॉडी में ये बहुत रोल प्ले करते हैं, इसीलिए अगर इन मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है तो बहुत सारे प्रोसेस रुक जाते हैं, ठीक है ना। और ये कैल्शियम आयन जो है ये याद रखिएगा हमारे एसेंशियल आयन में आ जाता है कैल्शियम आयन। ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में भी देख लिया आपने, मजीद भी आगे कैल्शियम आयन हम देखेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन होगी तो किस तरह से रोल प्ले करता है। इसके अलावा आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि ये जो कैल्शियम आयन है ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करते हैं। सोडियम आयन है, पोटाशियम आयन है, ये सारे वो नर्व इम्पल्स है उसकी ट्रैवलिंग में रोल प्ले करते हैं। तो ये आइंस का भी बड़ा गहरा एक ताल्लुक है, एक बड़ा रोल है ये कि वो किस तरह से लेके चलते हैं, ठीक है। तो माय डियर ये आपका पॉइंट यहाँ तक कंप्लीट होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट इसमें रह जाता है ये जीन की ट्रांसक्रिप्शन वाला, ठीक है। उसमें हम ब्लॉक्स तो बन गए, अब जीन इनके ट्रांसक्रिप्शन पे लेके चलते हैं कि इन एम्फीबियन ओवोसाइट यानी जीन ट्रांसक्रिप्शन अब मॉलिक्यूलर लेवल पे इसको देखते हैं। तो कहता है कि जब हम इसको देखें इसमें तो ड्यूरिंग द डिप्लोटीन स्टेज, यानी वो जो हार्मोनल सेक्रीशन और जो ब्लॉक्स के लिए प्रोटीन आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं। ड्यूरिंग द डिप्लोटीन स्टेज certain chromosomes stretch out large loops of DNA causing them to resemble the लैम ब्रश। इनको लैम ब्रश इसलिए कहते हैं कि डीएनए के ये लूप से बन जाते हैं तो वो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उन लैम ब्रश से क्या बनता है, आरएनए बनता है। वो साइड क्रोमोसोम कैन बी, अब कहता है कि हमने इसको ये रेडियो एक्टिव लेबल करके चेक किया है, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने इसको देखा है, तो हमें पता चला है कि ये इन डीएनए से फला जीन ट्रांसक्राइब होती है। जोना पेलिसिडा की GP1 आ जाती हैं, वो आगे आएगा यहाँ। हाँ, लैम्प ब्रश पे देखें, जी। तो उसमें क्या होगा कि इन द लास्ट स्टेज, सॉरी, हाँ जी, in addition to messenger RNA synthesis, ribosomal RNA and transfer RNA are also transcribed during the oogenesis। तो ये डिफरेंट जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स हैं वो ट्रांसक्राइब होते हैं, उनसे आरएनए बनते हैं। तो ये ट्रांसक्रिप्शन जो है ये कब नजर आती है ओवोसाइट के अंदर, ड्यूरिंग द डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मायोसिस, ये वो आपको कहना चाहता है। यानी सिर्फ मैसेंजर आरएनए ही नहीं बनता, तीनों आरएनए बनते हैं। और उसके साथ ये मायोसिस की जब डिप्लोटीन स्टेज होती है वहां पर ये प्रोसेस शुरू होता है। एट दिस टाइम all the ribosomal RNA and transfer RNA needed for the protein synthesis, ठीक है जी। जब तक ब्लास्टुला स्टेज नहीं बनता तब तक ये सारी चीजें ये ट्रांसक्राइब होता है। द लास्ट स्टेज द मंथ ऑफ जीनोपस, ये वो ऑर्गेनिज्म है। द राइबोसोमल आरएनए प्रोडक्शन इज प्रोस्टिजियस। तो oocyte genome contain 1800 genes encoding the 18S and 28S ribosomal RNA। ये टू लार्ज राइबोसोमल रीजन्स हैं जो कि ये जीन्स को ट्रांसक्राइब करते हैं जिससे आगे वो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मॉलिक्यूलर का हिस्सा आ गया कि वो जीन्स बनती हैं, यहाँ से करें ना। ये द मैच्योर oocyte condition is also lost for the month upon the hormonal stimulation
Upon the hormonal stimulation, the oocyte complete the first meiosis and ovulate and fertilization. ठीक हो गया। ये असल में ये ग्राफ आप देखें ना, ग्राफ से ये बात क्लियर हो जाएगी। ये वो आपको वो दिखा रहा है कि ये रिलेटिव सिंथेसिस, ये लो सिंथेसिस है, ये हाई सिंथेसिस। ठीक है जी। ये डीएनए की सिंथेसिस हो रही है अर्ली स्टेज में। ये oocyte ग्रोथ इन 3 मंथ है। फिगर को देखें यहाँ। तो जब इसमें ये ट्रांसफर आरएनए का लेवल ज़्यादा हो रहा है तो उसमें एक्युमुलेशन ऑफ यॉर्क स्टार्ट होगी। उसके बाद फुली ग्रोन oocyte के अंदर ये राइबोसोमल आरएनए का लेवल ज़्यादा हो रहा है, और राइबोसोमल आरएनए के साथ ये 18S और 28S, ये दो जो है ना इनके जी, ये आपको आवाज़ें मुख्तलिफ बीच में आ रही हैं। ये फिर क्या किया जाए जी, आपको पता ही है निज़ाम जो चल रहा है हमारे इधर। ठीक है, कभी कोई बेचने वाला आ जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। बहरहाल चलें, सॉरी। ये क्लास की तरह का इन्वायरमेंट है। जिस तरह क्लास में आप देखें ना, हम बैठे होते हैं तो कभी शाम साहब आ जाते हैं, कभी जनाब कोई और आ जाती है लेडी के जनाब अपनी फीस जमा करवाएं, कभी जैनब कहती है कि सर मैं मोबाइल चार्जिंग पे लगा लूँ। तो बस इस तरह से फिर टाइम बीच में इंटरप्ट हो जाता है। ठीक है, चलें चलें, अच्छा होगा थोड़ी सी ब्रेक आ गई बीच में। चलें, खैर ये अच्छा देखें जी, दोबारा देखें। वो साइड ग्रोथ है कि ये राइबोसोमल डीएनए एम्प्लीफिकेशन है, ये डीएनए बन रहा है। उसके बाद ये ट्रांसफर आरएनए है। इसके बाद ये राइबोसोमल आरएनए वगैरह जनाब, यानी ये जो 18S और 28S जो हमने आरएनए के देखे लैम्ब्रेश के ट्रांसक्राइब होने से ये जीन्स बनते हैं। ठीक है, ये बच्चों अगर आप मजीद इसमें हम देखें, ये वो स्ट्रक्चर दिखा रही है, ये ट्रांसक्राइब रीजन जहाँ से हो रहा है। ये आपने पढ़ना है, वैसे मेन पॉइंट ऊपर वाला ये। उसके बाद ये हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट आ जाएगा मेमेलियन oocyte का जो मैच्योर होना है। ये कल हम इस पे बात करेंगे कि ह्यूमन फीमेल के अंदर वो कैसे ओवम मजीद ये जो ओवम का स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें इसमें इसमें हम मजीद डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर आप अगर आपके पास नहीं है तो पूरा चैप्टर आप इसको लें, उसको कॉपी करवाएं, तो इसको तैयार करें। ये इंशाल्लाह जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसके फ़ौरन बाद आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो जितना आप इसको प्रिपेयर करेंगे उतना ही होगा। कुछ जो पहले आपने पढ़े हुए हैं, कुछ स्लाइड्स आपके पास होंगी, उनको भी आप देखें, क्योंकि आपने पूरा साल लगाया उसमें। तो अगर अभी भी आपका हो जाए तो चलें इसको तैयार करें। तो माय डियर, आप खुद जब तक नहीं पढ़ेंगे ना तो तब तक कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, खुद पढ़ेंगे तो तभी आपका वो होगा कि हमें कुछ आता है। जितनी डायग्राम्स हैं, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, इसकी डायग्राम्स आप अच्छी तरह से ड्रॉ करें। ड्रॉ करने के बाद उसको वेल लेबल करें, हर डायग्राम के नीचे लिखेंगे ये क्या है, तो तब जाकर आपका वो चीज़ बनती है। और एक और बात जो सबसे अहम है कि डायग्राम शुड बी एट प्रॉपर प्लेस। अब जब आपने ब्लॉक्स का जिक्र किया तो उसके नीचे ब्लॉक्स की डायग्राम बनाए। ये नहीं है कि सारा क्वेश्चन लिख दिया, एग्जामिनर आपको मार्क्स दे के चला गया और पता चला कि आखिर पे जनाब आपने बनाया जी, आखिर पे डायग्राम बनाइए। तो ये प्रॉपर प्लेस पे बनाएं, इनको पढ़ें अच्छी तरह से। तो आपके जनाब जितने भी क्वेश्चन होंगे, क्यूरीज होंगी, वो इंशाल्लाह एंटरटेन की जाएंगी। ठीक है, उनको आपने पढ़ना है। जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको फोकस किया करें, जिस तरह मैंने इसमें ये हाईलाइट कर दिए हैं ना, तो ये पढ़ा करें पॉइंट्स। ठीक है, इन सारी चीज़ों को देख लें। कल का आपने जो टॉपिक पढ़ा है तो उसका कोई सवाल भी नहीं आपने किया। छुट्टियां हैं, सारा दिन आप घर रहते हैं। जो लोग जॉब करते थे अब जॉब से भी फ्री हैं। अब तो आपके पास गोल्डन टाइम है खुद को प्रिपेयर करने का। देखिए, कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा है। मैं कल भी आपसे ये कह रहा था उधर भी कि कंपटीशन आपका है सेमेस्टर सिस्टम वालों के साथ। तो वहाँ अगर आप देखेंगे तो आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है कंपटीशन के हिसाब से। ठीक है, तो मार्क्स आपके जितने अच्छे होंगे तभी आप कल कहीं जा सकते हैं। मार्क्स के साथ साथ जो उससे भी अहम चीज़ है ना, वो आपके कॉन्सेप्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि जर्मिनल वेसिकल क्या है, मायोसिस कहाँ पर ब्रेक हो रही है,
ठीक है, मायोसिस कहाँ पर स्टॉप हो रही है, उसको एक्टिवेट कौन करवा रहा है, कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मायोसिस रीस्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जितना आप इंशाल्लाह इसको देखेंगे समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। मैंने तो कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना पढ़ते हैं। सही है। कल के लेक्चर में से भी आपने कोई सवाल नहीं किया, वो सवाल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट इंशाल्लाह।